नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को बड़ा तोहफा। मोदी सरकार अगले 6 महीने तक दे सकती है बेरोजगारी भत्ता। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवाने वालों को मोदी सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। इसके तहत एक नए प्रस्ताव पर मोहर लगने जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को केंद्र सरकार बेरोजगारी की स्थिति में अगले 6 महीने तक बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है। बेरोजगारी भत्ता व्यक्ति के अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। गौरतलब है कि ESIC की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मौजूदा वक्त में बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम वेतन के 25% के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक ये जरूरी था कि कर्मचारी ने 2 साल तक नौकरी की हो, लेकिन यह महज 78 दिन ही होगी। योजना में यदि संशोधन होता है तो इसका फ़ायदा फैक्ट्रियों में काम करने वाले ऐसे सभी संस्थानों को मिलेगा जिन जगहों पर कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं। ESIC के फिलहाल 31.9 करोड़ सदस्य हैं। वहीं इसके पास 23,157 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड भी है। मौजूदा नियम में योजना का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब यह अवधि खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ESIC के सदस्यों की 20 अगस्त को बैठक है। इसी बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे ESIC के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। दरअसल यह प्रस्ताव PMO की ओर से दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी गई है। केंद्र सरकार इस कारण योजना में छूट देना चाहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसी तर्ज पर भारत सरकार नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश भर में स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। MHA की गाइडलाइन का है इंतजार। जी हाँ, देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण लाखों अभिभावक स्कूल खोले जाने को लेकर आशंकित हैं। अभिभावकों के एक बड़े समूह ने प्रधानमंत्री से फिलहाल स्कूल ना खोले जाने की भी अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है और इसके आधार पर ही आगे कोई निर्णय लिया जा सकेगा। स्कूल खोलने को लेकर क्या वो योजना है, विशेषकर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए? इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और सभी कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आगे गृह मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। अभिभावक समूह ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिलहाल स्कूल ना खोलने की अपील की है। उधर दूसरी ओर दिल्ली सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाएं। दिल्ली सरकार के मुताबिक छात्रों का स्कूल जाना बेहद आवश्यक है और स्कूल जाकर ही छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश भर में 31 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। इसलिए स्कूल खोलने को लेकर कोई भी नया निर्णय सितंबर माह के दौरान ही लिया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हम सब दुआ करें कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, स्कूल का कोई विकल्प नहीं है। स्कूल जाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक अनलॉक ऑनलाइन को ही बेहतर करने का प्रयास करें। वहीं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में कहा गया है कि वर्ष 2020 शून्य शिक्षा वर्ष नहीं होगा। साथ ही अभी पूरे देश में स्कूल खोले जाने को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में सामने आई। कक्षा 4 और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय संबंधी संसद की स्थिति समिति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच शिक्षा और छात्रों की स्थिति पर चर्चा की है। सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता के रूप में
कार्यभार संभालने के बाद से यह समिति की पहली बैठक थी। बैठक में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, एआईसीटीई और सीबीएसई के अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। गैर सरकारी विद्यालयों के रिटायर कर्मियों को मिलेगी पेंशन, सीएम ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राचार्य को 20,000 रुपये, मुख्य अध्यापक को 18,000 रुपये, प्राध्यापक को 16,000 रुपये, अध्यापक हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू अध्यापक को 14,000 रुपये, जेबीटी कला अध्यापक, पीटीआई कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12,000 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी तृतीय श्रेणी को 11,000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 352 है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी स्कूलों से अपनी सेवानिवृत्ति के समय सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर 10 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा की शर्त पूरी करते हैं। यह मानदेय सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु तक प्रदान किया जाएगा और सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर इस लाभ के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इस मानदेय राशि का भुगतान केवल उन्हीं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को किया जाएगा जो किसी अन्य स्रोत या सेवानिवृत्ति पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नीति पहले जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बैंक अपने ग्राहकों को दे रही है बड़ी सुविधा, घर बैठे करें जानकारी पाएँ पूरी। अगर किसी ग्राहक को अपने फॉर्म 16A फॉर्म डाउनलोड करने संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी ग्राहक को मिलने वाले ब्याज से वित्त साल 2019-20 के लिए कर की कटौती हुई है तो उन्हें फॉर्म 16A की आवश्यकता होगी। फॉर्म 16A एक TDS सर्टिफिकेट होता है जिसमें किसी एक वित्तीय साल में ब्याज से पहले होने वाली कमाई व उस पर देय कर के बारे में जानकारी होती है। आज हम आपको इन बैंकों के ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 16A डाउनलोड करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप SBI ब्रांच में जाने में असमर्थ हैं व नेट बैंकिंग सुविधा का फ़ायदा लेते हैं तो घर बैठे भी अपना फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक व प्राइवेट क्षेत्र के ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को फॉर्म 16A डाउनलोड करने की सुविधा दी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमतें इस हफ्ते हो गई हैं 2,000 कम। जानिए क्या है दिल्ली, लखनऊ और पटना के दाम। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। इस हफ्ते अभी तक सोने की कीमतों में 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। MCX पर अक्टूबर सोना वायदा 0.65% गिरकर 52,596 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि सितंबर चांदी वायदा 1% गिरकर 70,345 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया था। पिछले सप्ताह 56,000 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद से सोने की कीमत अस्थिर रही हैं। वैश्विक बाजारों में आज सोने की कीमतें $1,952 प्रति औंस पर थीं। इस सप्ताह अब तक सोना 4% गिर चुका है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को सोने की कीमतें 52,701 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 67,439 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमतें आज 50,250 रुपये से बढ़कर 51,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं, जबकि 24 कैरेट की कीमतें भी 55,900 रुपये तक पहुंच गई। चेन्नई में 22 कैरेट के लिए दर 51,050 रुपये थी, जबकि 24 कैरेट के लिए यह दर 55,500 रुपये थी। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के 51,250 रुपये पर कारोबार कर रहा था। लखनऊ में 22 और 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 51,160 रुपये और 55,910 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। ये दरें पटना में 51,260 और 52,260 पर थीं। MCX पर अक्टूबर के लिए सोने का वायदा 1% बढ़ने के बाद 52,823 रुपये पर पहुंच गया, जबकि सितंबर में चांदी वायदा लगभग
6% की गिरावट के साथ 70,690 रुपये पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह नए लॉन्च किए गए सेगमेंट में लिक्विडिटी इंसेंसमेंट स्कीम गुड्स ऑन गुड्स अनुबंध के साथ लॉन्च करेगी। भारत में सोने की मांग जुलाई में फिर से बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में विदेशी खरीद 20.4 टन से 25.5 टन हो गई है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते हफ्ते बैंक गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया है। अब गोल्ड के बदले बैंकों से 90% तक लोन की अनुमति दी गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता को लेकर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जल्द बड़े फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2021 से जनवरी से जून 2000 में इजाफा होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। श्रम मंत्रालय के AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी से जून 2020 की अवधि में मुद्रास्फीति 2% बढ़ी है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही DA में बढ़ोतरी की खुशखबरी दे सकती है। विशेषज्ञ DA में अभी 3% के इजाफे की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकारी नौकरी का पाने का सुनहरा मौका, सैलरी 62,000 रुपये से प्रति माह मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि DA में बढ़ोतरी AICPI के आधार पर होती है। चूँकि जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान AICPI 330 से बढ़कर 332 हो गई है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA को 3% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% DA मिल रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने जून 2021 तक सभी का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस अवधि के लिए DA रद्द कर दिया गया है, यानी कि DA को जुलाई 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।